जय श्री कृष्ण। मैं हूं डॉक्टर मयंक दवे। ज्योतिष में बहुत सी पद्धतियां होती है, जैसे वैदिक ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष, कृष्णमूर्ति पद्धति, जैमिनी ज्योतिष, लाल किताब, अंक शास्त्र, हस्तरेखा विज्ञान और अभी नया ऐड हुआ सिग्नेचर। तो इन सब पद्धतियों का इस्तेमाल करके हम बिल गेट्स की कुंडली का आकलन करेंगे और आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से ज्योतिष की यह सारी पद्धतियां कितनी असरदार हैं और आप इनसे किस तरह से फायदा ले सकते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको पूरा देखिए। तो हम शुरुआत करते हैं बिल गेट्स की कुंडली का। सबसे पहले जब हम कुंडली देखते हैं तो यह देखते हैं कि यह कुंडली मिथुन लगन की है। अब सबसे पहले देखें कि इस कुंडली में ऐसे कौन से बड़े बड़े योग बने हुए हैं। तो जो सबसे पहला योग इस कुंडली में बना हुआ है वह बना है बुध की वजह से। यह मिथुन लगन की कुंडली है और लग्न का स्वामी है बुध, जो अपने चतुर्थ भाव में जाकर उच्च का स्थित हुआ है, क्योंकि कन्या राशि का है। लेकिन यह 23 डिग्री का है। 15 डिग्री का बुध ही उच्च का माना जाता है और 20 डिग्री का मूल त्रिकोण का माना जाता है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही अच्छी स्थिति में है और यहां पर यह भद्र योग का निर्माण कर रहा है। और भद्र योग में जो जातक जन्म लेते हैं वह बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और यहां पर केवल भद्र योग नहीं बन रहा है, यहां पर हम लाल किताब से लेके आए हैं एक और योग। लाल किताब कहती है कि अगर चतुर्थ भाव में बुध स्थित हो तो वह राजयोग का निर्माण करता है तथा व्यक्ति को बहुत ज़्यादा हुनरमंद बनाता है, अर्थात कुछ न कुछ टेक्निकल नॉलेज उसके अंदर जबरदस्त होती है। तो यह दोनों ही बातें उन पर सटीक बैठ रही हैं। अब इसी के साथ में एक और वैदिक ज्योतिष से इस योग बन रहा है, और वह योग कौन सा है? मंगल और बुध दोनों साथ में स्थित हैं, तो बन रहा है ज्योतिर्विद योग। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होने के साथ साथ में भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी बहुत अच्छी स्थिति से या परिस्थिति से आकलन कर सकते हैं। मतलब भविष्य में क्या होने वाला है, कौन सी घटना घट सकती है, किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, यह बातें वो पहले से सोच लेते हैं। तो अभी अपने आपको मैंने बहुत ही अच्छा योग बताया, भद्र योग। अब इस कुंडली में कोई एक भद्र योग ही नहीं है, इस कुंडली में बहुत से दूसरे योग भी हैं। तो जानते हैं दूसरा कौन सा योग है। तो यहां पर आप चंद्रमा को देखिए। चंद्रमा यहां 10th हाउस में स्थित है, अपने 10वें भाव में स्थित है। तो यहां पर यह जो योग बना रहा है उस योग का नाम है अम्ला योग, क्योंकि जब कोई शुभ ग्रह लगन से 10th हाउस में स्थित होता है तो वह जो शुभ योग बनाता है उसे अम्ला योग कहते हैं। लेकिन कुछ ज्योतिषी कहेंगे कि यहां पर कैमुंद्रम योग भी तो बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा के 12th हाउस में भी और दूसरे हाउस में भी कोई प्लेनेट नहीं है। लेकिन यहां पर कैमुंद्रम योग भंग हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहां पर 10th हाउस में अर्थात केंद्र में स्थित है, और जब चंद्रमा केंद्र में स्थित होता है तो कैमुंद्रम योग जो एक दुखदायी योग होता है वह भंग हो जाता है। तो इस कुंडली में इस तरह से कैमुंद्रम योग भंग हो रहा है। अब इस कुंडली में एक बहुत बड़ा योग और बन रहा है जिसे कहते हैं लक्ष्मी योग। तो किस तरह से बन रहा है लक्ष्मी योग? जब शुक्र ग्रह केंद्र में स्थित हो और किसी ऐसे ग्रह के साथ स्थित हो जो 9वें भाव का मालिक हो और स्वग्रही हो या उच्च का हो, तो फिर बनता है लक्ष्मी योग। तो यहां पर आप देखिए, शुक्र 5th हाउस में स्थित है, स्वग्रही है और 9वें भाव का स्वामी है शनि, और वह भी उच्च का होकर 5th भाव में अर्थात त्रिकोण भाव में स्थित है। तो शुक्र शनि यहां पर दोनों मिलकर बना रहे हैं लक्ष्मी योग। तो इस वजह से लक्ष्मी इन पे बहुत ज्यादा बरसी। अब और दूसरे योग के बारे में बात कर ली जाए। यहां पर लाल किताब से अब योग लेके आते हैं। एक लाल किताब कहती है कि अगर तीसरे घर में गुरु स्थित हो तो ऐसा आदमी होता है दहाड़ता शेर, और अगर शनि शुभ हो तो वह आदमी होता है बहुत ज्यादा दौलतमंद। तो यहां पर गुरु 3rd हाउस में स्थित है और शनि अपनी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, तो इस वजह से इस आदमी पे धन दौलत बरसी। तो देखिए कितने अच्छे योग सही तरह से फिट बैठ रहे हैं इनकी कुंडली में। अब दूसरे भी बहुत से योग हैं, जैसे एक योग बन रहा है मर्दंग योग। अब यह मर्दंग योग कैसे बन रहा है कि अगर लग्नेश बली हो, जैसे कि बुध यहां पर बली है और 4th हाउस में स्थित है, इसके अलावा कोई दूसरा ग्रह भी बली होकर
केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो जाए तो मृदंग योग बनता है। तो यहां पर आप देखिए शुक्र और शनि दोनों ही बली होकर त्रिकोण भाव में स्थित हैं, तो इस वजह से मृदंग योग भी बन रहा है। लेकिन योग यही नहीं थम रहे, अब एक ऐसा योग आ रहा है जो बहुत कम देखने को मिलता है और वह योग बन रहा है इंदु लगन से, अर्थात धन लगन से। सबसे पहले तो हमें इस कुंडली में इंदु लगन निकालना होगा कि इस कुंडली में इंदु लगन क्या है। तो जब हम गणना करते हैं तो यहां पर जो इंदु लगन बनता है वह कन्या राशि बनती है, अर्थात चतुर्थ भाव। अब जब हम चतुर्थ भाव को देखते हैं तो इसमें एक बहुत ही अच्छा शुभ ग्रह स्थित है, बुध, जो कि उच्च का भी हो रहा है। तो जब ऐसा हो कि इंदु लगन में कोई शुभ ग्रह उच्च का होकर स्थित हो जाए तो एक योग बनता है जो बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं कोटेश्वर योग। तो इस कुंडली में बन रहा है कोटेश्वर योग, जिन्होंने इनको धन ही धन दिया होगा इस योग की वजह से, क्योंकि इंदु लगन ही धन योग माना जाता है वैदिक ज्योतिष के अंदर। अब इसमें एक शुभ ग्रह की दृष्टि भी है, चंद्रमा यहां 10th हाउस में स्थित है और वहां देखेंगे तो इंदु लगन को देख रहा है। अब इंदु लगन के 2nd हाउस में आप देखिए, इंदु लगन के 2nd हाउस में दो शुभ ग्रह स्थित हैं। शुक्र स्थित है जो स्वग्रही है या मूल त्रिकोण राशि में है, और दूसरा शनि जो है उच्च का है, और सूर्य का यहां पर नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो इंदु लगन से 2nd हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है। इंदु लगन में भी शुभ ग्रह स्थित है, और इंदु लगन से जो 11th हाउस है जिसे एकादशेश कहा जाता है, उसका स्वामी, उसको जो शनि की 10वीं दृष्टि जा रही है और शनि जो है उच्च का। तो कोटेश्वर योग और इंदु लगन यह दिखाता है कि ऐसे आदमी के पास में धन दौलत बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत ही ज्यादा रहेगी, और हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा धन दौलत इनके पास में है भी। अब हम दूसरे योग की बात करते हैं कि और कौन से दूसरे योग इनकी कुंडली में बन रहे हैं। तो इनकी कुंडली में एक बन रहा है वासी योग। ये वासी योग कैसे बन रहा है कि सूर्य से जब 12th हाउस में कोई शुभ ग्रह स्थित हो जाए उच्च का, तो यह वासी योग बनता है। तो शुक्र से 12th हाउस में बुध की कंडीशन आपको दिख रही होगी, तो इस वजह से वासी योग भी बन रहा है। अब यहां पर राहु और केतु भी योग बना रहे हैं, कितनी बड़ी बात है, जबकि राहु और केतु तो बने बनाए योग बिगाड़ देते हैं कई बार, लेकिन इनकी कुंडली में राहु और केतु भी योग बना रहे हैं। जैसे कि राहु यहां पर 6th हाउस में जाकर नीच का हो गया है। तो नीच का ग्रह जब 6th हाउस में, राहु जैसा नीच ग्रह 6th हाउस में हो जाए तो यह बनाता है हर्ष योग। तो इस वजह से भी इनको नीच के ग्रहों ने भी फायदा ही दिया है। तो इतने सारे योग की वजह से इन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पैसा कमाया है। यहां पर एक बड़ा महायोग चंद्रमा की वजह से भी बन रहा है, जिसे कहते हैं चंद्रादि योग या अधियोग। यह कैसे बन रहा है कि जब चंद्रमा से 6th, 7th, 8th में शुभ ग्रह स्थित हो तो चंद्रादि योग बनता है और ऐसा आदमी करोड़पति बन सकता है। तो हम जब देखते हैं चंद्रमा से 6th हाउस में गुरु है, 7 में बुध है और 8 में शुक्र है, तो तीनों ही शुभ ग्रह हैं। तो इस वजह से चंद्रादि योग का भी शुभ परिणाम इनको मिल रहा है। अब यहां पर एक और योग है और वह बन रहा है एकादशेश की वजह से। यहां पर एकादशेश कौन है? मंगल है, और मंगल के दोनों साइड में अर्थात 12th हाउस में और 2nd हाउस में शुभ ग्रह स्थित है। कौन सा? एक साइड में गुरु है और दूसरी साइड में शुक्र है। तो यहां पर एकादशेश जो है वह शुभ कर्तरी योग में है। तो इस वजह से इन्होंने खुद की मेहनत से बहुत अच्छा धन कमाया है। अब हम देखते हैं कि जेमिनी ज्योतिष क्या कहती है। जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से इनकी कुंडली में कौन से बड़े योग बन रहे हैं। तो जेमिनी ज्योतिष में जो बड़े योग बनते हैं वह आत्मा कारक, अमात्य कारक और लग्न के पंचमेश के लॉर्ड के हिसाब से बनते हैं। तो जब हम यहां देखते हैं कि आत्मा कारक शनि है, अमात्य कारक शुक्र है और पंचमेश का लॉर्ड भी शुक्र ही है, तो यह दोनों ही पंचम भाव में स्थित हैं। तो इसकी वजह से जेमिनी ज्योतिष के हिसाब से भी बहुत बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है और इसकी वजह से भी इनके पास में बहुत सारा धन वर्षा होगा। अब हम जानते हैं कि इन्होंने हम इस कुंडली से किस तरह से फायदा लें, हमें किस तरह से इससे कुंडली से हमें क्या एजुकेशन मिल सकती है, हमें बिजनेस में किस तरह से फायदा हो सकता है। तो जब हम देखते हैं कि इन्होंने बिजनेस की शुरुआत कब की, तो इन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी 1975 में। तो 1975 में ऐसा क्या हो रहा था, तो 1975 में इनको बुध में शनि की
दशा चल रही थी। महादशा और अंतरदशा किसकी थी? बुध और शनि की। तो जब हम बुध को देखते हैं तो बुध उच्च का, शनि को जब देखते हैं शनि भी उच्च का। तो जब इन्होंने इतने अच्छे समय में बिजनेस की शुरुआत की तो बिजनेस चलना ही था। तो अगर जब आप भी अपना बिजनेस शुरू करें तो अपने अच्छे समय में अपने बिजनेस की शुरुआत करें तो आपको बिजनेस चलने की जो सफलता है वह बहुत ज़्यादा रहने के आसार रहेंगे। अब हम देखते हैं कि यह जो है वह 1983 में करोड़पति बन चुके थे। तो ऐसा क्या हो गया था? 83 नहीं, सॉरी 87 में, 1987 में यह करोड़पति बन चुके थे। तो उस समय क्या चल रहा था? तो उस समय इनमें शुक्र में सूर्य की महादशा चल रही थी। तो शुक्र में जब सूर्य चल रहा था तो हम देखते हैं शुक्र जो है वह स्वग्रही है, मूल त्रिकोण राशि में है, और सूर्य जो है उसका राजभंग हुआ है, नीच भंग राजयोग बना रहा है। तो इस वजह से उस समय इनको पूरा बहुत अच्छे परिणाम मिले और यह करोड़पति बन गए। अब हम यह देखते हैं कि इनकी जो शुक्र की महादशा है वह इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। अब क्यों रही होगी? शुक्र की महादशा 2003 तक चली है इनको, तो यह इतनी ज़्यादा फायदेमंद रही होगी। लगभग 20 वर्ष इनकी ज़िंदगी के इनको बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया होगा। तो यह क्यों दिया होगा? क्योंकि शुक्र एक तो मूल त्रिकोण राशि में है, दूसरा शुक्र अमात्य कारक भी है, और तीसरा शुक्र यहाँ पुष्कर नवमांश में स्थित है। तो इस वजह से शुक्र की महादशा इनकी बहुत ही अच्छी रही होगी। पैसों के मुकाबले इन्होंने बहुत अच्छा धन, बहुत दौलत कमाई होगी। एक बात जो रह गई वह जेमिनी ज्योतिष के बारे में है, वह भी मैं आपको बता देता हूं कि जेमिनी ज्योतिष में जब कार्य क्षेत्र में सफलता देखनी हो तो हमें आरूढ़ लग्न निकालना पड़ता है। तो जब हम इनका आरूढ़ लग्न निकालते हैं तो यह कुंडली धनु लग्न की हो जाती है, क्योंकि लग्न जो है वह अपने घर से 4th हाउस में है, तो फिर उसको आगे और 4th हाउस में शिफ्ट करेंगे तो धनु लगन बन जाएगा। तो आरूढ़ लगन जो इनका बनेगा वह धनु लगन की कुंडली बनेगी। और अब देखते हैं कि आरूढ़ लगन का लग्न के दशमेश के साथ में कोई कंजक्शन या कोई ना कोई युक्ति है या नहीं है। अगर यह है तो यह अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो अब जब हम देखते हैं कि आरूढ़ लगन कौन बना, आरूढ़ लगन बना धनु लगन बन गया, और लग्न का दशमेश कौन है? गुरु है। तो वह कहां जाके स्थित हुआ? वह जब धनु लगन की कुंडली बनी तो नवम भाव में जाकर स्थित हो गया और वहां से पंचम दृष्टि भी दे रहा है। तो लग्न के दशमेश का आरूढ़ लगन के स्वामी के साथ में कोई न कोई कंजक्शन, युक्ति संबंध है, और यह नवम भाव में है। इस वजह से इन्होंने धर्म कर्म के भाव, जो धर्म कर्म के काम है उन्होंने भी आगे आकर बहुत अच्छा योगदान दिया है, और इसकी वजह से इनका भी नाम बहुत ज़्यादा हुआ है दान देने की वजह से। तो यह आरूढ़ लगन यह दिखाता भी है कि आदमी ऐसा करेगा, नाम कमाएगा और फिर अपना धन शुभ कामों में लगाएगा, तो वह लगा भी रहा है। दूसरी बात, आरूढ़ लगन से 10th हाउस में बुध स्थित है जो कि उच्च का है। तो इस वजह से यह भी दिखाता है कि बुध जो है कंप्यूटर को प्रदर्शित करता है, तो दिमाग बहुत तेज है और कंप्यूटर के फील्ड में बहुत अच्छा इन्होंने किया है, क्योंकि बुध जो है वह 10th हाउस में उच्च का है। अब हम थोड़ा सा नाड़ी ज्योतिष के बारे में जानते हैं कि नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या वह हो रहा है। तो अगर हम देखें तो गुरु जो है वह सिंह राशि में स्थित है, अर्थात राजा के समान होने वाला आदमी, तो वो तो है ही है, राजा के समान है। दूसरी बात, गुरु का 1, 5, 9 के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठता है? तो 1 में कोई ग्रह नहीं, 9 के अंदर कोई ग्रह नहीं। तो अब 2nd हाउस में देखिए, तो गुरु के जब 2nd हाउस में जो है वो मंगल और बुध आ जाते हैं, तो गुरु का बुध के साथ एक तरह से अटैचमेंट होगा। तो इस वजह से यह आदमी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, वेरी इंटेलिजेंट या वेरी क्लेवर पर्सन कह दीजिए। लेकिन बीच में मंगल है तो थोड़ी सी अड़चने तो आई ही होगी, और इनकी एजुकेशन बीच में छुट्टी भी थी, थोड़ी बहुत बचपन में दिक्कत आई होगी इस वजह से। तो नाड़ी ज्योतिष भी यही कहती है कि यह आदमी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए और हैप्पी। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इनकी बर्थ डेट क्या है? 28 अक्टूबर 1955। तो इनका साइकिक नंबर है 1, डेस्टिनी नंबर है 4। बिल गेट्स का जब नेम नंबर निकाला जाता है तो यह बनता है 7। तो हम देखते हैं क्या रिलेशन है 1, 4 और 7 का। तो इनका जो नेम नंबर है वह इनके साइकिक नंबर का भी फ्रेंड है और डेस्टिनी नंबर का भी फ्रेंड है, तो इनका नाम इनके लिए लकी है। अब हम देखते हैं इन्होंने बिजनेस किस नाम से शुरू किया था। तो बिजनेस इन्होंने शुरू किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन नाम से। तो जब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का हम नंबर निकालते हैं तो यह नंबर आता है 5 नंबर।
तो इस तरह से जब हम देखते हैं कि बिल गेट्स 7 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन 5 नंबर, तो क्या ये फ्रेंड है आपस में? तो हाँ, यह आपस में फ्रेंड है। तो इस तरह से न्यूमरोलॉजी की वजह से भी इनकी लाइफ में, बिजनेस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरोलॉजी यह दिखाती है कि इनको बिजनेस में और लाइफ में सफलता मिलनी चाहिए। और हमारा न्यूमरोलॉजी का वीडियो जो है कि कैसे आप अपने नाम को लकी बना सकते हैं, वह आप जाकर जरूर देखें। अब जरा हम बिजनेस के हिसाब से थोड़ा और विश्लेषण करते हैं इनकी कुंडली का। जैसे इन्होंने जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन नाम रखा, तो एम राशि बन रही है, सिंह राशि बन रही है। तो सिंह राशि से इनको क्या फायदा है? तो देखा जाए तो सिंह राशि में इनकी जो 3rd राशि आ रही है, और वहां पे जो है गुरु जो है वह जो इनके बिजनेस के घर का स्वामी है वहां जाकर स्थित हो गया है। और यहां सिंह राशि जो है उसका जो स्वामी सूर्य है वह नीच भंग राजयोग भी बना रहा है। और काम जो था इनका वह था कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर का जो बिजनेस होता है उसके लिए उत्तरदायी जो घर है वो है 3rd हाउस। तो 3rd हाउस में शुभ ग्रह स्थित है। 3rd हाउस का स्वामी जो है वह नीच भंग राजयोग की कंडीशन में है। और अगर इसका अपन देखें कारक ग्रह जो है बुध, वह भी उच्च का है। तो सब कुछ बहुत ही तालमेल के साथ में चल रहा है। अब हम यह देखते हैं कि इन्होंने पार्टनरशिप में इनको फायदा किस तरह से मिला। तो पार्टनरशिप का हाउस जो है वह 7th हाउस है, और उसका स्वामी गुरु है जो कहां गया? 3rd हाउस के अंदर गया, और वहां से अपनी दृष्टि दे रहा है 7th हाउस को, अर्थात वहां से अपने खुद के घर को देख रहा है। तो इनको पार्टनरशिप बिजनेस में फायदा होने के बहुत अच्छे योग थे, और इन्होंने पार्टनरशिप की होगी तो इनको फायदा भी हुआ है। अब एक चीज और है, वह यह है कि थोड़ा बहुत कभी बार पार्टनरशिप में नहीं भी बनी होगी। तो वह क्यों नहीं बनी होगी? क्योंकि शनि जो है वह अपनी तीसरी दृष्टि से पार्टनरशिप हाउस को देख रहा है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ होगा, लेकिन फायदा तो निश्चितता होना ही था, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि आपको कौन सा ग्रह आपका अच्छा है, कौन सा हाउस अगर आपका अच्छा है। अगर आप उसका बिजनेस करते हैं तो लाइफ में आपको सफलता जरूर मिल सकती है। और बिल गेट्स की कुंडली यह दिखाती है कि किस तरह से ग्रहों ने उनको एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत अच्छा फायदा दिया है। अब हम इनकी जिंदगी के टफ टाइम का विश्लेषण करते हैं। जैसे अभी हम जब जानते हैं कि इनकी शादी को लेकर कुछ न कुछ विवाद चल रहे हैं, और नौबत जो है वह तलाक तक पहुंच गई है। तो ऐसा क्यों हुआ? कौन सी ज्योतिष की पद्धति हमें इनकी शादी के बारे में सटीक विश्लेषण दे सकती है? तो कृष्णमूर्ति पद्धति हमें सटीक विश्लेषण दे सकती है शादी के बारे में। तो कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार इनके 7वें भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है वह है गुरु, और वह किसके नक्षत्र में स्थित है? केतु के नक्षत्र में। और उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है? तो चंद्रमा है। तो अब हमें यह देखना है कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार शादी के लिए जो प्रॉमिस हमें मिलना चाहिए वह होता है 2 7 11 का। तो 2 7 11 का प्रॉमिस हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो जब हम गुरु को देखते हैं तो गुरु 3 7 11 को डिनोट कर रहा है। केतु को देखते हैं तो 5 और 12 को डिनोट कर रहा है, और चंद्रमा को देखते हैं तो 2 3 10 को डिनोट कर रहा है। तो हमें 2 7 11 का जो कॉम्बिनेशन मिलना चाहिए वह मिल रहा है। 11 भी मिल रहा है, 7 भी मिल रहा है, और 2 भी मिल रहा है। तो हमें शादी का प्रॉमिस तो इस कुंडली के अंदर है, तो शादी हुई भी। अब हमें यह देखना है कि तलाक का प्रॉमिस है या नहीं है। तो जब हम देखते हैं कि तलाक के लिए हमें चाहिए 1 6 और 10, तो क्या हमें 1 6 10 मिल रहा है? तो चंद्रमा के अंदर हमें 10 नंबर मिल रहा है। 1 और 6 नहीं मिल रहा, लेकिन 10 नंबर मिल रहा है। लेकिन जब मंगल की नक्षत्र नाड़ी देखते हैं, अब हम मंगल की नक्षत्र नाड़ी क्यों देखें? क्योंकि 2019 से इनको मंगल की महादशा शुरू हुई है, तो इस वजह से हमें इन्हें मंगल की नक्षत्र नाड़ी देखनी चाहिए। तो जब हम मंगल की नक्षत्र नाड़ी देखते हैं तो मंगल जो है वह चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है, और उप नक्षत्र स्वामी जो है शनि है। तो वहां पर हमें जब हम देखते हैं तो मंगल 4 6 11 को प्रदर्शित करता है, चंद्रमा 2 3 10 को प्रदर्शित करता है, और शनि जो है वो 5 8 9 10 को प्रदर्शित कर रहा है। तो वहां पर हमें 6 भी मिल रहा है और 10 भी मिल रहा है। तो मंगल की महादशा में 6 और 10 दोनों ही मिल रहे हैं, तो इस वजह से तलाक के योग बने हुए हैं, और मंगल की यह महादशा में इनके तलाक हो सकती है। कृष्णमूर्ति पद्धति हमें यह पूरा सटीक तरीके से बता रही है। अब हम इनकी हस्तरेखा का विश्लेषण करते हैं। तो जब हम देखते हैं तो इनका हाथ बहुत ही सॉफ्ट है, पिंक कलर का भी दिखता है, बहुत ही अच्छा हाथ है, और ऐसा हाथ यह दिखाता है कि यह आदमी किसी न किसी क्षेत्र में स्पेशलिस्ट होगा। हाथ की उंगलियां बहुत अच्छी लंबी है। अब हम बात करते हैं
इनकी भाग्य रेखा और मनी लाइन की। तो इनकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, बलवान दिख रही है, त्रिशूल का निर्माण भी कर रही है। साथ में व्यापार रेखा भी है इनके हाथ के अंदर, दिख रहा होगा आपको। व्यापार रेखा भी है, भाग्य रेखा भी है और सन लाइन भी बहुत ही अच्छी और स्ट्रांग है। सन लाइन भी दिख रही होगी आपको, बहुत ही अच्छी स्ट्रांग है। त्रिभुज भी बन रहा है, सन लाइन भी स्ट्रांग है। और अब हम देखते हैं लिटिल फिंगर के क्या हाल हैं, अर्थात कनिष्ठा उंगली क्या कह रही है। तो कनिष्ठा उंगली भी इनकी बहुत अच्छी लंबी है और अनामिका के प्रथम पर्व से क्रॉस कर रही है ऐसा लग रहा है। तो इस वजह से इनके हाथ में अच्छे व्यापारी होने के और अच्छा लाभ कमाने के गुण इनके हाथ में मौजूद हैं। इनकी हस्तरेखा ये बता रही है कि जिस भी क्षेत्र में ये व्यक्ति जाएगा उस क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कमाएगा, क्योंकि सूर्य रेखा स्ट्रांग है, त्रिशूल बन रहा है और पैसा भी अथाह कमाएगा। इस तरह के योग बने हुए हैं और बिजनेस की बहुत अच्छी समझ भी है, क्योंकि बुध पर्वत बहुत अच्छा स्ट्रांग दिख रहा है, बुध की अंगुली भी बहुत ही अच्छी स्ट्रांग लग रही है। तो हस्तरेखा के हिसाब से भी यह दिखता है क्लियर कि यह अपनी जिंदगी में सफल रहेंगे। अब हम इनके सिग्नेचर का विश्लेषण करते हैं। तो यहां पर आपको इनका सिग्नेचर दिख रहा है। तो जब आप यह सिग्नेचर देखते हैं तो ये सिग्नेचर लगता ही नहीं है, ऐसे लगता है किसी ने केवल अपना नाम लिखा है। तो कितना सरल लिखा है, कितने सहज तरीके से लिखा है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है आसानी के साथ में। तो अब आप इनका प्रोफेशन देखिए, ये कंप्यूटर के बिजनेस में है। तो कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ बहुत हार्ड बना दी जाती और हमारे समझ में ही नहीं आती, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते तो उन्हें समझने में दिक्कत रहती और हम उनको खरीदते ही नहीं, वो हमारे समझ से बाहर होते। तो इन्होंने जरूर अपने जीवन में ऐसा किया होगा कि हर चीज़ को ईजी बना दो जिससे उसका फायदा मिल सके। तो इनके बिजनेस के अकॉर्डिंग हर आदमी का सिग्नेचर उसके बिजनेस के हिसाब से सही होना चाहिए, यह सबसे बड़ी बात है। तो इनका बिजनेस ऐसा था कि लोगों के लिए चीज़ें सरल बना दो, सुलभ बना दो, हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लेकिन करने में बहुत सीधी और आसानी के साथ हो जाए। तो इन्होंने, इनका सिग्नेचर यह दिखाता है कि इनकी लाइफ का मोटो यह रहा होगा कि सब चीज़ों को इजी बना दिया जाए। तो इन्होंने अपनी यही किया अपने जीवन के अंदर कि जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लगाई, जो कंप्यूटर बनाए वो बहुत ही क्लिष्ट होते होंगे पहले ज़माने में, लेकिन उन्होंने इसको बहुत सरल कर दिया होगा और इसी विशेषता की वजह से इन्होंने बहुत धन कमाया होगा। तो इनके सिग्नेचर में यह दिखता है कि यह काम को सरल बनाने में यकीन रखते हैं, काम को ईजी बनाने में यकीन रखते हैं, चाहे वह काम कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो, उस काम को कितना भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। कई लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि उन्होंने क्या लिखा है। तो लेकिन इन्होंने इसके सिग्नेचर ये दिखाते हैं कि काम को जितना ज्यादा इजी बना सकते हो उतना ज्यादा इजी बनाओ और अपने काम में एक क्लियरिटी रखो। जैसे इनके सिग्नेचर में एक क्लियरिटी है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है। तो वैसे ही अगर आपका प्रोफेशन आपको अलाउ करता है तो उस तरह के सिग्नेचर आपके होने चाहिए। अगर आप इनका ये प्रोफेशन था कि कंप्यूटर को इजी बना देना, आम जनता तक पहुंचा देना, तो इन्होंने अपने सिग्नेचर को भी ऐसा ही रखा। इनके उद्देश्य, आपका उद्देश्य आपके सिग्नेचर से रिफ्लेक्ट होता है कि आप क्या चाहते हो। तो यह रिफ्लेक्ट हो रहा है और उन्होंने ऐसा किया भी। अब दूसरा एक चीज और रिफ्लेक्ट हो रही है कि आई के ऊपर जो ये डॉट लगाते हैं यह काफी ऊपर लगाया हुआ है, आपको ये दिखाऊं। तो ऐसे लोग जो अपना डॉट ऊपर लगाते हैं तो उनका एम बहुत हाई होता है, वो छोटी सोच नहीं रखते, बहुत विशाल सोच रखते हैं और उसके लिए जंप भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं। तो प्रयास के लिए क्या होना चाहिए? तो प्रयास के लिए यह होना चाहिए कि इन्होंने एल के नीचे 2 हुक बना रखे हैं। तो इनके अंदर आप देखो कि एल के नीचे 2 हुक दिख रहे हैं। तो इन्होंने अगर कोई एम बना रखा है, कोई ना कोई दिमाग के अंदर इन्होंने अगर कुछ रखा है तो उसको बहुत अच्छा फोकस रखते हैं, उस चीज से इनका अटैचमेंट हो जाता है और उस चीज को आसानी से जाने नहीं देते। ऐसे लोग जो हुक बनाते हैं वह किसी भी चीज को आसानी से जाने नहीं देंगे। एक बार जो चीज आ गई उसको अपने पास में रखेंगे। अगर इनके पास में सक्सेस आ गई तो फिर लंबे समय तक उस सक्सेस को रोक के रखेंगे। तो इस तरह की इनकी नेचर होता है, ऐसे सिग्नेचर यह शो करते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिल गेट्स यह इस तरह से लिखते हैं। तो इसके अंदर आपको बी के अंदर जो 2 बड़े गोले दिख रहे हैं, गेट्स के अंदर भी बड़ा गोला दिख रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है कि यह धन को संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं और बातों को पचाने की भी क्षमता रखते हैं। अगर इनके पास में कोई सीक्रेट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह उसको हमेशा सीक्रेट ही रखेंगे, किसी के सामने उजागर नहीं करेंगे। और धन भी अगर इनके पास में अगर एक बार आ जाए तो फिर इनसे आसानी से खर्च नहीं होगा, उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करेंगे, बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड कैसे होता है। तो जब हर कोई सिग्नेचर करता है तो इनका एंड भी बहुत अच्छा है, ऐसा लगता ही नहीं है कि यह एंड हुआ है। एस जब लिखते हैं तो बहुत ही पूरा बनाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह आगे की आगे सोच रखते हैं, काम को इनके हिसाब से और अच्छा कैसे बनाया जाए और बेहतर क्या किया जा सकता है उसकी तरफ सोच रखते हैं। इस तरह से नहीं सोचते कि अब यह काम पूरा हो गया है।
उम्मीद करता हूं आपको यह सारी जानकारियां बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप भी हमसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस का कोई नाम रखना चाहते हैं तो हमसे हेल्प ले सकते हैं। अपने नाम को लकी बनाना चाहते हैं, अपनी कुंडली हमसे दिखाना चाहते हैं तो इन सब के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, शानदार लगा होगा। एक आपसे अनुरोध है मेरा कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें और इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले बेहतर वीडियो आपको मिल सकें। जय श्री कृष्ण।